तो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका अपना नीरज आपके लिए आया हूँ पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर, भारतीय संविधान में अधिकार। फ्रेंड्स, ये पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर है। मैं आशा करता हूँ ये आप चैप्टर बिना स्किप करते पूरा देखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम पहले आप हम पहले अपने हम पहले अपने कार्य पे पढ़ते हैं। पहले हमारा सबसे पहले क्या कार्य रहता है कि चैप्टर के नाम को डिकोड करना। क्या नाम है? भारतीय संविधान में अधिकार। कि भारत के संविधान में क्या क्या अधिकार है वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अधिकारों की घोषणा पत्र, अधिकार की जो घोषणा पत्र है वो देखते हैं। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित, ये जरूरी पता होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होने चाहिए। संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों को एक ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। मतलब संविधान द्वारा किए गए संरक्षित अधिकार, संविधान एक अधिकारों की एक ऐसी सूची को तैयार करके रखी है, संरक्षित कर रखी है, जिसको अधिकारों की घोषणा पत्र कहा जाता है। अधिकारों की घोषणा पत्र कहा जाता है। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता और उसका उल्लंघन हो जाने पर सुनिश्चित करता है कि जो ये अधिकार का जो घोषणा पत्र है सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कार्य करने से रोकता है। ठीक है, और ये देखता है कि जो सरकार कार्य कर रही है व्यक्ति के कार्य, उसके मौलिक अधिकारों कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये देखती है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर पे पूरे अंडरलाइन कर रखा है, मेन पॉइंट से अंडरलाइन कर रखा है, और जो फालतू की चीज उसको नहीं कर रखा है। तो आप बिल्कुल बिना स्किप करते हुए चैप्टर देखिए, आपके छोटे छोटे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? ठीक है, 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। किसने? सबसे पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू जो है उन्होंने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्र भारत निर्माण के दौरान संविधान के अधिकारों का समावेश करने व सुनिश्चित करने के सभी राय एक ही थे। संविधान उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया, संविधान ने उन्हीं अधिकारों को सिर्फ सूचीबद्ध, उन्हीं अधिकारों को घोषणा पत्र में शामिल किया जिन्हें सुरक्षा देनी थी, जिन्हें सिर्फ सुरक्षा देनी थी कि व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी राज्य उनकी कुछ भी उनका ना कर पाए। उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई, उनको मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। मौलिक अधिकारों हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है, जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के साधारण कानूनों को सहारा लिया जाता है। मतलब मौलिक अधिकार है हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न। मौलिक अधिकार जो है वो अन्य अधिकारों से भिन्न है, जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने, जहां पे जो साधारण कानूनी अधिकार होते हैं उनको संरक्षण देने और लागू करने के साधारण कानून को सहारा लिया जाता है कि व्यक्ति जो कानूनी साधारण। ठीक है, तो कहां पे थे हम? मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा एवं स्वयं करता है। ठीक है, वही मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। जो मौलिक अधिकारों की गारंटी, उनकी सुरक्षा सिर्फ संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बना परिवर्तन करता है। जो सामान्य अधिकार है उनको संसद जो है वो कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है, एक नए कानून उसमें संशोधन करके या कानून बनाकर उसको परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद। ये ध्यान रखिएगा, कौन जो सामान्य अधिकार को कौन परिवर्तन कर सकता है? संसद। ये एक नंबर में आपको पूछ लेगा। लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संसद में संशोधन करना पड़ता है। लेकिन जो मौलिक अधिकार है, जो अधिकार घोषणा पत्र में शामिल है, मौलिक अधिकार, उसको परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। लेकिन जो सामान्य अधिकार है उनको संसद आराम से परिवर्तन कर देता है, आराम से कोई कानून बनाकर परिवर्तन कर। लेकिन जो मौलिक अधिकार है उनको परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। इसके अलावा जो हमारा सांसद है, सांसद के अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई उसके बारे में चू तक नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये भी इसमें से भी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में संविधान
में अधिकारों की घोषणा पत्र। दक्षिण अफ्रीका का जो अधिकार घोषणा पत्र उसमें क्या था? दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1946 में लागू हुआ। इसे तब बनाया और लागू किया जाया जब रंगभेदी सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। जब दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो दिसंबर 1996 को बना, 96 को बना। इसको तब बनाया गया जब रंगभेदी सरकार हट गई थी। वहां पे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार थी ना, जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को अधिकार नहीं देते थे, उनको मारते थे, काले लोगों को, उनको नागरिक अधिकार से वंचित रखा जाता था। जब जब वह रंगभेदी सरकार हट गई तो उसके बाद गृह युद्ध, जो अफ्रीका वो गृह युद्ध से जूझ रहा था, तब यह हमारा दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना। दक्षिण अफ्रीका का संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है। जो दक्षिण अफ्रीका के अधिकारों घोषणा पत्र है उसके अनुसार दक्षिण अफ्रीका में जो प्रजातंत्र की आधारशिला, जो प्रजातंत्र है वो आधारशिला है, उसकी आधारशिला प्रजातंत्र ही उसका आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जातीय सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, आत्मीयता, आस्था, संस्कृति, भाषा, रंग के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। जो दक्षिण अफ्रीका है ये व्यक्तियों के बीच नस्ल, लिंग, गर्भधारण, कोई महिला गर्भधारण है, ठीक है, वैवाहिक स्थिति, शादीशुदा, कोई दिक्कत नहीं, जातीय कोई जातीय दिक्कत नहीं, सामाजिक मूल, रंग कुछ भी उसका तो आयु कोई भी उससे मतलब अगर व्यक्ति अपंग हो, मतलब शारीरिक रूप से कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं, धर्म कुछ भी हो, अंतरात्मा उसकी ठीक हो, आस्था रखता हो या ना रखता हो, संस्कृति, भाषा, जन्म के आधार पर इनसे कुछ भी भेदभाव करना गलत माना जाता था। ठीक है, यह वर्जित था कि इसमें किसी चीज को भेदभाव ही नहीं करना। जो उनके अधिकार थे, उनके अधिकार घोषणा पत्र थी दक्षिण अफ्रीका को जो 1996 में लागू किया गया, उनका मतलब था कि इन चीजों के संबंधी कोई बात ही नहीं उठनी चाहिए, इनसे संबंधी कोई विरोधी नहीं होना चाहिए, सबका सब एकदम अपने मौजे से रहे, किसी इन चीजों पे कभी विवाद ही ना हो। ये नागरिक को संभव सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देते थे। ये जो नागरिक को सबसे ज्यादा अधिकार देते थे, जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, ये नागरिक को बहुत ज्यादा अधिकार देते थे। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता था। जो संवैधानिक अधिकार थे, मतलब जो राजनीति के द्वारा अधिकार थे, जो संविधान के संवैधानिक अधिकार थे, उनको एक विशेष न्यायालय, उनको एक संवैधानिक के विशेष न्यायालय द्वारा लागू किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्न है। जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उसमें कुछ निम्नलिखित कुछ प्रमुख अधिकार हैं, ये हैं, देखिए आप क्या है। गरिमा का अधिकार, हर व्यक्ति को अपने मान सम्मान का अधिकार है। निजता का अधिकार है। श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार है। जो श्रम व्यक्ति श्रम कर रहा है तो उसको उस हिसाब से उसको नियमित उसको धर्म वेतन देना चाहिए। स्वस्थ पर्यावरण, उसको स्वस्थ पर्यावरण देना चाहिए, मतलब स्वस्थ पर्यावरण का उसका अधिकार है कि भाई वो एकदम स्वस्थ पर्यावरण में रहेगा, गलत पर्यावरण में नहीं रहेगा। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है कि भाई पर्यावरण संरक्षण करेगा वो, ठीक है, वो गंदी आदत नहीं करेगा, गंदगी नहीं फैलाएगा। समुचित आवास का अधिकार है कि वो अच्छे आवास में उसको रहने का अधिकार है। स्वास्थ्य सुविधा, भोजन, पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है कि उसको स्वास्थ्य सुविधाएं देने के अधिकार है। हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवा सकता है अपना। अच्छा खाना खाने का अधिकार है। पानी पीने का अच्छा अधिकार है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है कि समाज में अगर कोई उससे कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहता है तो समाज की जो संस्थाएं वो उसकी मदद करेंगी। बाल अधिकार है उसके पास। बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार है कि वह अपने पढ़ लिख सकता है जब तक उसका मन करे। संस्कृति का, धार्मिक का, भाषाई समुदाय का अधिकार है कि अपने समुदाय में जो उनकी भाषा वो भाई कह सकते हैं, अपने भाषा उनकी खुद की हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार कि कोई जो भी हमारे राजनीति या सामाजिक आर्थिक स्तर पर जो भी सूचना हो रही है उसको प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या था, इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। मतलब जो भी कार्य सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन, सरकार के जो भी कार्य है मौलिक अधिकार, अगर सरकार के किसी भी कार्य में मौलिक अधिकारों के हनन होते हैं तो न्यायपालिका के पास ये अधिकार है, उत्तरदायित्व है कि विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी कार्य का निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायपालिका के पास यह अधिकार है कि अगर विधायिका
विधायिका, एक सेकंड फ्रेंड्स, कि अगर विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी कार्य से या किसी निर्णय से मौलिक अधिकारों का हनन होता है किसी व्यक्ति का, तो उन पर अनुसूचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उन विधायिका और कार्यपालिका पर अनुसूचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है उन, और तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकती है, और जो न्यायालय है, जो कानून है, जो कोर्ट है, उसको अवैध घोषित कर सकती है। ये लोग अवैध हैं, ठीक है, ये लोग अवैध कानून बना रहे हैं। लेकिन मौलिक अधिकारों को निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। जो मौलिक अधिकार है उनको, उनके अधिकार पे कोई अंकुश नहीं है, उनके कुछ सीमित अधिकार नहीं है, उनके बहुत अधिकार है। सरकार मौलिक अधिकारों का प्रयोग औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन सरकार जो है वो मौलिक अधिकारों पर कुछ औचित्यपूर्ण, मतलब जो उचित है, उचित तरह से, जो पूरी तरह उचित पूर्ण है, जो पूरी तरह से उचित है कि हाँ भाई इतने अधिकार, इतने प्रतिबंध तो होने चाहिए किसी व्यक्ति के। मान लीजिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार है कि उसको अपने भाषण की, अपने अभिव्यक्ति की इच्छा है। अब ये थोड़ा कि व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति, मतलब जो उसके विचार है किसी चीज पे, तो वो प्रकट सकता है, लेकिन ये थोड़ा उसके अधिकार है कि वो गाली गलौज करने लगे, ठीक है। तो इसलिए सरकार जो है वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर कुछ औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब आते हैं हम समता का अधिकार क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा जो समता का अधिकार है ये एग्जाम्पल पे दे रखा है। मैं आपको इससे पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, जो एक नॉर्मली छोटे छोटे टॉपिक से समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि समता का अधिकार अक्सर होता क्या है फ्रेंड। तो आइए, तो समता का अधिकार क्या है? कानून के समक्ष समानता। समता का अधिकार होता है कानून के समक्ष समानता, कि सभी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, सबको एक प्रकार का जीवन जीने का, सबको अपने अपने मर्जी का जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं कर सकता। जो जैसा चाहता था वैसे व्यवसाय चुन सकता है, जो जैसा धर्म चाहता है वो उस धर्म में अपना जा सकता है। जो जिस जाति का, जिस लिंग पर, जिस जन्म स्थान पर, उसको किसी भी आधार पर उससे भेदभाव नहीं की जा सकती। यही एक समता का अधिकार है। समता का मतलब समानता, किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी भी के भी आधार पर भेदभाव का निषेध है। भेदभाव नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो अब आते हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान भाग 3 में, कौन से भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है? कि भारत के संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। कौन कौन सा? समता का अधिकार। समता का अधिकार में क्या क्या है देखते हैं। कानून के समक्ष समानता, की मतलब सभी व्यक्तियों के बीच कानून के समक्ष समानता, सब व्यक्ति कानून के बीच सामने समान है। कानून के समान संरक्षण, उनके बीच सबको समान, कानून के द्वारा सबको समान संरक्षण है। सब ये नहीं कि भाई कोई अमीर है तो उसको ही उसके साथ गलत हुआ तो ही उसके साथ उसके मदद की जाएगी। कोई गरीब है तो उसको भी संरक्षण दिया जाएगा, उसकी भी मदद की जाएगी। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ठीक है। इन में से किसी भी चीज पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्थान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता, की दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों पे पानी भरने या नहाने घाटों पे जा सकते हैं, सड़कों पर ये अपने हिसाब से चल सकते हैं। मतलब इन सब चीज़ों पर किसी भी व्यक्ति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब एक प्रकार अपना जीवन और इन संसाधनों का यूज कर सकते हैं। रोजगार में अवसर, सभी व्यक्तियों को रोजगार में अवसर एक समान मिलेगा। छुआछूत की अंत, छुआछूत जो पहले होता था वो अंत हो चुका है उसका। उपाधियों का अंत, जो लोगों को एक तरह से पारस्परिक रूप से जो उपाधि मिलती थी कि भाई राजा का बेटा जो वो रहेगा तो उसको राजा का बेटा जो उसको ही राजा का पद मिलेगा, वो खत्म हो गया, ठीक है। समानता का अधिकार है, जो जितना बेहतर है, जिसको जितना कुशल है, जो जितनी योग्यता है उस आधार पर उसको अवसर मिलता है। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मतलब व्यक्ति के जितने भी एक व्यक्ति मनुष्य के रूप में जब जन्म लिया तो उसके कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, ठीक है। भाषण का, उसको भाषण के अधिकार है, वो अपने भाषा से बोल सकता है। अभिव्यक्ति, अपने विचार प्रकट कर सकता है राजनीतिक दल के आधार पर, कुछ भी राजनीतिक विषयों में। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का मतलब शांतिपूर्ण ढंग से, वह हल्ला गुल्ली करके नहीं,
मतलब कुछ 4 लोगों या संगठन बना के, वो समूह बनाकर संगठन बना के वह जमा हो सकते हैं। सभा करने का संगठन, ठीक है, सभा करने का मतलब सभा करना चाहते हैं तो वो शांतिपूर्ण से सभा, अगर वो लोग आपस में कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से समूह बनाकर कर सकते हैं। संगठित होने का, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया, भारत में कहीं भी आने जाने का, ठीक है, भारत के, भारत का संविधान का बता रहा है, मौलिक अधिकार भाग 3 में बताया गया है कि भारत नागरिकों का कुछ अधिकार है। जैसे भारत में कहीं भी आने जाने, सिर्फ भारत में कहीं भी आने जाने का व्यक्ति का अधिकार है। भारत में किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार, कहीं भी व्यक्ति, मैं मान लीजिए मैं हूँ, मैं अभी भारत में कहीं पे भी चल जाऊँ, तमिलनाडु में बैठ के सो जाऊँ, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, ठीक है। तो हर व्यक्ति के कुछ अधिकार है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब कोई भी पेशा चुनने का, मैं किसी भी पेशा का चुन सकता हूँ, ठीक है, जो कानूनी रूप से हो, कानूनी रूप से गलत ना हो, कानूनी रूप से गलत ना हो। मान लीजिए आप भाई, कोई व्यक्ति अपने मन हिसाब से थोड़ा ना अफीम उफीम बेचने लगेगा, ठीक है, गैर कानून काम करना ही, जो कानूनी रूप से सिद्ध हो कि हाँ भाई ये व्यक्ति अपना रोजगार चलाने के लिए कर सकता है। जैसे कि अपना कैफे की दुकान खोल दी, तो किराने की दुकान खोल दी, अन्य थिंग जो भी उसको पसंद है, ठीक है, ठीक है। कोई भी पेशा चुने, व्यापार करने का अधिकार है। अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण की, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर दिया है तो दोषित के संबंध में, अगर उसको दोषी हो गया कि हाँ भाई ये व्यक्ति दोषी निकल चुका है, ये अपराधी है, तो उसके बीच में कुछ संरक्षण भी मिलेगी उसको, अपने दलीलें देने की, उसको दलील देने की, उसकी जो होता है दलील भी दे सकता है, वो दलील अपने दलीली देने के लिए भी उसके पास अधिकार है कि हाँ भाई वो, उसके पे जो सबूत है कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, तो वो दलीलें देने के पास उसका अधिकार है। जीवन की रक्षा और देहाती स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है कि वो अपने हिसाब से पढ़ सकता है जितना मन हो। अभिव्यक्ति और सजा पाए लोगों के अधिकार है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है फ्रेंड्स, ये भी अपना पेपर में पूछा जाता है, वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पेपर में ये जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको एज इट इज पेपर में पूछ देंगे, तुरंत ही पूछ देंगे। ये आपका स्वतंत्रता का मतलब पूरा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐसे पूरा एरो रख रखा है, ठीक है। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार होते हैं। मानव में दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, कि मानव के दुर्व्यापार, मानव के द्वारा जो दुर्व्यापार हो रहे हैं, और बंधुआ मजदूरी मतलब 14 वर्ष से कम व्यक्ति को किसी भी खतरनाक कार्य करने पर रोक है। अगर 14 वर्ष से कम व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहा जाता है, ठीक है। तो उस पर रोक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्योंकि पहले के समय में बच्चों का शोषण किया जाता था, अभी भी बहुत जगह पे है, जैसे कि चाय की दुकानों पर माचिस बनाते हैं बच्चे, दरी बुनते हैं, अभी भी हमारे समाज में है। लेकिन ये जो मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर अब रोक हो चुका है, लेकिन तभी अभी भी कहीं कहीं है। जोखिम वाले कामों में बच्चों के मजदूरी पर रोक करने पाते, कारण कि जोखिम वाले कार्य जो भी है उनमें बच्चों के रोक है, ये मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया था, ठीक है। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, मैं अभी मान लीजिए मैं हिंदू धर्म हूँ, तो मैं तो फ्रेंड्स मैं तो हर भगवान को मानता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं हिंदू धर्म का हूँ, तो मैं मुस्लिम धर्म को भी मान सकता हूँ, मुस्लिम धर्म को भी प्राप्त कर सकता हूँ, ईसाई धर्म को मानता हूँ, ईसाई धर्म धारण कर सकता हूँ, ठीक है। और आस्था मतलब किसी भी भगवान को मान सकता हूँ, उनकी प्रार्थना कर सकता हूँ, उनकी पूजा कर सकता हूँ, ये अधिकार हमारे भारत में दिया गया है। धार्मिक मामलों में प्रबंधन, धार्मिक मामलों जो भी प्रबंधन हो सकते हैं वो हम कर सकते हैं। मान लीजिए मंदिर बन रहा है तो उसमें योगदान कर सकते हैं। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अदायगी स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट कोई धर्म है उसकी जो अभिवृद्धि है, उसकी जो वृद्धि हो रही है, उसके संदर्भ में कुछ उसकी सहायता करने देना, ठीक है। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, की मतलब कुछ जो शिक्षा संस्थानों में धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ाए जाने का अधिकार है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार क्या है। शैक्षिक मतलब शिक्षक मतलब पढ़ने लिखने वाले, ठीक है। सांस्कृतिक मतलब अपने जो संस्कृति चले, शिक्षक मतलब जो हमारी चलते हुए आ रही है, शिक्षक शैक्षिक मतलब जो पढ़े लिखे संबंधी।
अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। जो अल्पसंख्यक, जो पिछड़े वर्ग है, जिनकी संख्या बहुत कम है, उनको अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। वे अपनी भाषा का संरक्षण कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारी ये भाषा हम चेंज नहीं करेंगे, हमारा ये संरक्षण भारत के संविधान में दिया गया है भाग 3 में मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये वो अपने भाषा और संस्कृति के संरक्षण कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। जो अल्पसंख्यक हो उनको अपने हिसाब से पाठशालाएं खोलने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्याय